हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मूल अधिकार से संबंधित जो दूसरा मूल अधिकार है यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 22 को पढ़ना पड़ेगा। साथियों, कुल मिलाकर स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कुल 5 अनुच्छेद पढ़ना है। तो आइए अनुच्छेद 19 से शुरुआत करते हैं। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो इसका पहला पॉइंट बनता है कि अनुच्छेद 19 क्या विदेशियों को प्राप्त है? तो नहीं, यह केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। दूसरा पॉइंट, इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिक को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। मतलब कितनी स्वतंत्रता दी गई थी? 7 दी गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक या कानूनी दर्जा देकर रख दिया गया है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आइए पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक स्वतंत्रता को देखेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग क्या होगा? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 लिखते हैं, यह केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इस अनुच्छेद के तहत कुल 7 स्वतंत्रता दी गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को यहां से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। तो मेरे साथियों,
पहले जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाकर भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में कानूनी या संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके रख दिया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो 6 हैं। पहला स्वतंत्रता क्या है, आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद या इसमें क्लॉज आ जाएगा, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। मेरे साथियों, इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लिख लेते हैं, फिर इसको समझने का कोशिश करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाक मतलब क्या होता है? तो वाक मतलब होता है बोलना, इसका मतलब क्या होता है? बोलना। और अभिव्यक्ति मतलब होता है विचार या भावना। यदि अपने विचार या भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं तो यह आपकी क्या है? एक स्वतंत्रता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आप व्यक्त कर सकते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप भी कहते हैं, कुछ मम्मी से मांगते होंगे, दोस्त से बात करते होंगे, अपने जिसको चाहते हैं उससे बात करते होंगे, तो आप जो बोलते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ही बोलते हैं। तो आपको बोलने की आजादी जो देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अच्छा, बोलने का भी कई तरीके हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की विचार जो है, अभिव्यक्त करने का कई तरीका हो सकता है, और इस अनुच्छेद के तहत 3 तरीका बताया गया है। पहला, लिखकर। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो जाए तो आप लिखकर भी क्या करते हैं? एक पर्चा दे देते हैं, एक नोटिस दे देंगे कि आई एम सॉरी, या दिल बना के ऐसे कर देंगे, उसी में लिख देगा आई एम सॉरी। इसका मतलब है कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी विचार या भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक तो लिखकर हो गया, और दूसरा हो गया बोलकर। दूसरा क्या हो गया? बोलकर। तो किसी से कोई गुस्सा है तो आप क्या जाके कहेंगे? सॉरी। तो आप जो बोलते हैं ये अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ही बोलते हैं। एक तीसरा है इशारों में कहना। जैसे आपसे कोई गुस्सा हो गया तो क्या करते हैं? आप ऐसे करके ऐसे करते हैं। मतलब ये क्या है? यह अनुच्छेद 19 ही है जो अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करना होता है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। इसके तहत कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं, उसको भी लिख लेते हैं। अन्य अधिकार, इसके तहत क्या अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिक को, वह देखते हैं। पहला प्रेस की स्वतंत्रता। तो यह बार बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। तो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मेरे भाई आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। फहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, एक यह भी आपका अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है चुप रहने का अधिकार। चुप या इसी को कहते हैं मौन रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। चुप रह सकते हैं या मौन रह सकते हैं, यह आपको अधिकार है। यह सर्वाधिक जिसकी शादी हो गई है, वह सर्वाधिक जो पति है वह जानते होंगे कि यह अधिकार क्या होता है।
चलते हैं नेक्स्ट स्वतंत्रता पे। मेरे साथियों, विदेश जाने का भी अधिकार इस अनुच्छेद के तहत है। विदेश जाने का अधिकार, जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। नेक्स्ट है इंटरनेट चलाने का अधिकार, इंटरनेट चलाने, इंटरनेट चलाने का अधिकार। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत इतना अधिकार आपको दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, चुप या मौन रहने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, इंटरनेट चलाने का अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पे। मेरे साथियों, उसमें है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो लिख लेते हैं वो अभी कि क्या है इसमें। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, इसमें क्या है? तो इसमें है मेरे साथियों सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन, सम्मेलन करने की, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसमें है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब सरकार के किसी विषय को विरोध करना है या किसी विषय पर विरोध करना होता है तो कई लोग मिलकर क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं, सम्मेलन करते हैं कि यह बंद होना चाहिए, यह सही हमारे लिए नहीं है। किसी योजना, कोई योजना यदि सरकार ले आ देती है और वह लोग के हित में ना हो तो लोग मिलके क्या कर सकते हैं? उसको बंद करवाने के लिए सम्मेलन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों इसमें है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं सहकारी संस्था बनाने की आजादी। सहकारी संस्था जो है बनाने की आज़ादी, यह शब्द मेरे भाई 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत बाद में यह जोड़ा गया था। यह पहले नहीं था, पहले था संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यह बाद में शब्द जोड़ा गया है सहकारी संस्था बनाने की आज़ादी। सहकारी संस्था किसे कहते हैं? तो मेरे भाई यह कुछ मान लीजिए 10 लड़के यदि मिलकर कोई आर्थिक कार्य कर रहे हैं या सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं या राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उसको ही हम क्या कह सकते हैं? सहकारी संस्था कह सकते हैं। जैसे 10 लोग मिलकर जो प्राइवेट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं और वह 10 लोग मिलकर 10 जगह जा के घूम के पेड़ लगाते हैं, तो वैसी एक छोटी सी संस्था को ही क्या कहते हैं? सहकारी संस्था कह सकते हैं। तो सहकारी संस्था 10 लोग मिलकर, 15 लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर, 20 लोग मिलकर, 40 लोग मिलकर यह बना सकते हैं। संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत दिया गया है, लेकिन इसको मिटा देते हैं क्योंकि हो नहीं पाएगा। तो मेरे साथियों अनुच्छेद जो 19(1) है और सब क्लॉज डी है, उसमें आपको अधिकार दिया गया है विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। क्या दिया गया है? विचरण या घूमने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाके क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। पहले यह नहीं था, कुछ जगह ऐसे था जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में आपको आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, हमारा हिस्सा हो गया है। 2019 के बाद वह पूर्णतः एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन 2019 से पहले
जम्मू कश्मीर का कानून अलग था तो कुछ जगहों पे भी जाने का अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन आज भारत के किसी भी कोने में जाके आप घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इसमें क्या है? विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, आपको विचरण या घूमने की क्या है? स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसमें क्या है? तो इसमें है साथियों निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में जाके आप घर लेके, वहाँ की नागरिकता लेके आप घर बन सकते हैं, वहाँ के नागरिक बन सकते हैं। भारत के नागरिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं तो जाके जम्मू कश्मीर में भी आप ज़मीन लेके वहाँ के नागरिक बन सकते हैं। बशर्ते यह होगा कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं होंगे, अब जम्मू कश्मीर के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन निवास बसने की आज़ादी पूरे भारत में एक जगह से दूसरे जगह हर पूरा है। आप यदि जम्मू कश्मीर के हैं, आप जाके तमिलनाडु बसना चाहते हैं, तमिलनाडु बस सकते हैं। जो तमिलनाडु का नागरिक है यदि जाके निवास करना वह जम्मू कश्मीर चाहता है तो वह भी निवास कर सकता है, अस्थायी वहाँ का निवासी बन सकता है। तो निवास करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसमें क्या है? तो इसमें है संपत्ति का अधिकार। इसी को ही क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। मेरे साथियों इसको समाप्त कर दिया गया है और इसे किस आर्टिकल के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत समाप्त किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। मेरे साथियों इसमें है रोजगार करने का अधिकार। क्या है? रोजगार करने का अधिकार, रोजगार करने का अधिकार है। मतलब सड़क के किनारे आप ठेला लगाकर कुछ भी बेच सकते हैं। कोई फल बेच सकते हैं, कोई सब्जी बेच सकते हैं, कुछ मिठाई बेच सकते हैं। तो रोजगार करने का भी अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अनुच्छेद 19 हो गया है और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, इसका हेडिंग होगा दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आपका हेडिंग हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 20 में कहता क्या है? कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। एक बार सुन लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। इसको पहले लिख लेते हैं तब समझने का प्रयास और करेंगे। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा
तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण का मतलब उल्लंघन, अतिक्रमण न किया हो। देखिए, यह अनुच्छेद का लेटर है। कहता क्या है? किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। मतलब आप कार्य करते रहिए तो आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन जब कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें कानून का उल्लंघन करते हैं तब आपको दोषी ठहराया जाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, आईपीसी के धारा, आईपीसी अब इसका भी नाम बदल गया है, अब हो गया इसका भारतीय न्याय संहिता, अर्थात बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी या बीएनएस की धारा एक है 294 और 294 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 14 सेकेंड, यदि 14 सेकेंड आप देखते हैं तो आप विधि का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कहता क्या लाइन है? किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा तब तक कि वह किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। अर्थात यदि आप कार्य कर रहे हैं और विधि का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं तो उस कार्य का आपका कोई मतलब नहीं है, आप कार्य करते रहिए। लेकिन जब कार्य करते समय आप विधि का अतिक्रमण करते हैं तो आपको दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब आप आईपीसी के धारा 294 के तहत किसी व्यक्ति को 14 सेकेंड देखते हैं, आप ऐसे किसी को देख रहे हैं, 14 सेकेंड देख रहे हैं तो आप दोषी हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी को 13 सेकेंड देखें और एक बार पलक ऐसे झपका लें और फिर देखना शुरू करें और फिर 13 सेकेंड देखें, ऐसे व्यक्ति को देखते रहेंगे तो आप विधि का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लेटर में कह क्या रहा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। अब आते हैं नेक्स्ट इसके लेटर पे। इसका अनुच्छेद 20(2) में देखिए क्या कहता है? कहता है दोहरे दंड का प्रावधान, दोहरे दंड का प्रावधान। दोहरे दंड का प्रावधान का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो उसे चोरी की सजा एक बार ही दिया जाएगा, ये नहीं कि एक ही चोरी का सजा उसे बार बार दिया जाए। तो इसमें कहता क्या है? दोहरे दंड का प्रावधान, अर्थात किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे और इसी का है अनुच्छेद 20(3) और 20(3) में कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह भी लिख लेते हैं, किसी भी
व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आप थाना में किसी आरोप में पकड़े गए हैं तो यह नहीं है कि पुलिस आप ही को, मान लीजिए आप दोषी नहीं हैं, कोई दोषी और है और आप ही का शक्ल का है, तो पुलिस आपको पकड़ ली और मारने लगे और कहे कि कबूल करो कि तुम ही कत्ल किए हो, तो ऐसा नहीं कर सकता है पुलिस। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20(3) में है। अब आते हैं अनुच्छेद आपका 21। अनुच्छेद 21 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस अनुच्छेद में कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जैसे कि निजता का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, नींद का भी अधिकार है। सोचिए, भोजन करने का भी अधिकार आपको दिया गया है। तो मतलब किसी का भी शादी हो तो उसमें आप एंट्री करके आप क्या कर सकते हैं? भोजन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मार मारेगा। यह अनुच्छेद 21 में नहीं लिखा कि किसी की शादी में आप चले जाइए बारात में और खाना खाइए। भोजन करने का अधिकार है, तो अपने घर में ही अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 को देखते हैं, इसका लेटर क्या है? अनुच्छेद 21 और इसका हेडिंग बना लीजिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहता अनुच्छेद है, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसके साथ जो विधि के द्वारा प्रक्रिया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। यदि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वंचित किया जा सकता है, हानिकारक नहीं है तो वंचित किया नहीं जा सकता है। अर्थात यदि आप मरते हैं तो आईपीसी के धारा, आईपीसी का नाम बदल गया है, क्या हो गया है? भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस के द्वारा आपको मरने नहीं दिया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि मरने का प्रयास भी कर रहा है तो उसको मरने नहीं दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति को फांसी दे दिया गया है तो उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि वह मर ना जाए। तो दोनों अधिकार मिलता है आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। पहले कहता है कि मरने नहीं दिया जाएगा और दूसरा कहता है कि यदि आपको फांसी दे दी गई है तो तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि आप मर ना जाए। तो पहले लिख लेते हैं इसका लेटर, क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक का मतलब होता है आपका शरीर और प्राण का मतलब होता है आत्मा या सांस कह सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से
प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया भी जा सकता है और अन्यथा नहीं भी किया जा सकता है। मतलब अभी मैं बोला हूं मेरे भाई कि यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाएगा, आईपीसी के धारा 309 में कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति मरने का प्रयास कर रहा है या और बच गया तो उसको 10 साल के कारावास है। अब तो थोड़ा सा यह हो गया है कि कारावास में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, आपको सुधार गृह में भेज दिया जाता है। जैसे कोई उब नहीं जाता है, मान लीजिए कोई आपको धोखा दे दिया तो आप जाते हैं और मान लीजिए जून जुलाई का एकदम अप्रैल मई का महीना रहे और पुल पर से कूदे नीचे नदी में और नदी सूख गई है, क्या होगा? पैर हाथ टूटेगा। और पैर हाथ टूटा, सोच लीजिए कि आत्महत्या का प्रयास किए हैं, उसमें क्या होगा? सीधे आप पे आईपीसी के धारा 309 लगेगा और आपको सीधे जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मान लीजिए कोई जहर खाए हैं और जहर जो खाए हैं वह चूहा वाला खा लिए हैं, वह उतना ताकतवर जहर नहीं है और बच गए, तो यही आपकी धारा यह भी लगेगा। कौन सा धारा? आईपीसी की धारा 309। और 309 के तहत कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे। तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मरना भी चाहता है तो मरने नहीं दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन कब नहीं वंचित किया जाता है? यदि वह उसके हित में हो, उसके शरीर के हित में हो तो उसको वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे आपको स्वच्छ सड़क पे चलने का अधिकार है, इस पे वंचित नहीं किया जाएगा। शुद्ध वायु प्राप्त करने का अधिकार है, आपको वंचित नहीं किया जाएगा। आपको नींद का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, आराम से जाके सो जाइए। भोजन करने का अधिकार है, मम्मी पापा भोजन नहीं दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो भोजन करने का भी अधिकार है। आपको कई सारे अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। निजता का भी अधिकार इसमें है। तो कुछ इसमें अधिकार है, उसको लिख लेते हैं। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, कुछ अन्य अधिकार। पहला, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। समलैंगिक का अधिकार, लैंगिक का अधिकार, मतलब यदि आप लड़के लड़के हैं तो लड़के लड़के प्यार कर सकते हैं, लड़की लड़कियां हैं तो लड़कियां लड़कियां भी प्यार कर सकते हैं, यह है समलैंगिक। अब तो आत्मनिर्भर हो चुका है, अब तो लोग स्वयं से शादी कर रहे हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है, अभी तो यह अधिकार दिया नहीं गया है, लेकिन स्वयं आत्मनिर्भर शादी इस समय ट्रेंड में चला है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इस समय पतियों का जो हालत है भाई, ड्रम है और मार्बल है, इससे बचना है। तो सही बात है, स्वयं आत्मनिर्भर शादी करने का एक अधिकार मिलना चाहिए। किसको? लड़कों को। तो नेक्स्ट देखते हैं अधिकार हम। नेक्स्ट है निजता का अधिकार। निजता, इसी को प्राइवेसी कहते हैं। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं नींद का अधिकार, नींद का अधिकार, नींद का अधिकार। नेक्स्ट है मेरे भाई भोजन करने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार। नेक्स्ट लिखिएगा निःशुल्क स्वास्थ्य पाने का अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य पाने का अधिकार। नेक्स्ट, निःशुल्क कानूनी
सहायता सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, अधिकार। नेक्स्ट यदि देखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड जानने के विरुद्ध अधिकार। आप कुछ भी हैं, पति हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपका कोई मतलब नहीं है, आप किसी का पासवर्ड नहीं जान सकते हैं, कोई भी है, पापा हमारा नहीं जान सकते हैं, पिताजी का हम नहीं जान सकते हैं। पासवर्ड जानने के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, पासवर्ड जानने के विरुद्ध अधिकार। ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के विरुद्ध अधिकार। आप किसी का ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, यह भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन माना जाता है। इसके तहत कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं। यह कुछ आपके इम्पॉर्टेंट अधिकार है जो मैंने लिखवा दिया है, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे कुछ ना पूछे तो यह पूछ दे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, या एक लाइन और पूछा जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है। यह जो मेरे शब्द लिया गया मेरे भाई, यह जापान से लिया गया है, यह जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो यह लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है कि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, यह तो थोड़ा सा मसाला डालने के लिए होता है। जैसे आपका सब्जी बन गया ना, उसमें धनिया, यह धनिया का काम करता है, लेकिन यह अधिकार आपको जानना चाहिए। जैसे नींद का अधिकार आपको है, नेक्स्ट है भोजन करने का भी आपको अधिकार है, प्राइवेसी का भी अधिकार है। आपको एक और अधिकार मैं भूल गया हूँ, शादी करने का भी लिख लीजिए भाई, शादी, शादी या विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार है आपको। यदि लड़के हैं तो आपका आयु 21 वर्ष होना चाहिए, और लड़की है तो 18 वर्ष होना चाहिए। शारदा एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। एक कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन इसके लिए बॉय को कितना, बॉय जो लड़के होते हैं उनके लिए कितना चाहिए 21, और गर्ल के लिए कितना चाहिए 18। यदि यह रहे तब उनके लिए कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और यह 20 वर्ष 364 दिन हैं, और यह 17 वर्ष 364 दिन हैं, तो यह कहावत इन पे भारी पड़ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल मेरा है मेरे भाई अनुच्छेद 21 का। यह एक स्वतंत्र अनुच्छेद है जो आपका क्लॉज में नहीं रहता है। क्लॉज में जो अनुच्छेद नहीं रहेगा वह आपका स्वतंत्र अनुच्छेद होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वह कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। ये क्या है, स्वतंत्र अनुच्छेद है। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन ऑफ राइट है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। मेरे साथियों, यह मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और इसे किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट यदि इसमें बात करें तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, कैसा, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। मेरे साथियों, जो यह निःशुल्क शिक्षा है, यह आरटीआई अधिनियम किसके तहत दिया गया था, आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत यह 1 अप्रैल कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में क्या हो गया, लागू हो गया। तो कभी पूछे कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे क्या हुआ, देश में, अर्थात पूरे भारत में क्या हुआ, लागू हो गया।
पूरे देश में या पूरे भारत में लागू हो गया, इतना ही पूछता है। और यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 22। उसमें क्या है, तो इसमें है गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण। इसको भी देख लेते हैं, यह क्या है, अनुच्छेद 22। इसमें क्या है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और निवारक, निवारक नज़रबंदी, नज़रबंदी, बंदी में संरक्षण, में संरक्षण। यह किस आर्टिकल में है, तो आपका अनुच्छेद 22 में है। गिरफ्तारी मेरे साथियों, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाए, मेरे भाई व्यक्ति शब्द प्रयोग कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति, तो व्यक्ति में भारत के नागरिक भी आ जाएंगे और विदेशी भी आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ उसे अधिकार दिए जाते हैं। कैसा अधिकार, तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले तो यह अधिकार है। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि वह गिरफ्तार, मान लीजिए कि आप मान लीजिए जिस शहर में हैं और आपसे वह 1000 किलोमीटर दूर पकड़ा गया है, तब कैसे 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें आईपीसी के धारा आपका कहा जाता है, कई सारे ऐसे धाराएं हैं जिसमें कहा गया है कि अवकाश या जो यात्रा में जो समय लगता है उसको काउंट नहीं करते हैं। मान लीजिए आप बनारस के हैं, आप मान लीजिए इलाहाबाद के हैं और कोई व्यक्ति आपका तमिलनाडु में पकड़ा गया, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हवाई जहाज से ले आएंगे, उसको जब भी लाएंगे ट्रेन से ही ले आएंगे। तो ट्रेन से आपको बनारस ले आने में कम से कम 2.5 दिन का समय लगेगा। तो जो यात्रा में समय लगता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या अधिकार दिया गया है। किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ अधिकार दिया जाता है। अब कौन कौन से अधिकार थोड़ा सा दिया जाता है उस पर जिक्र कर लेते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको यह जानने का अधिकार होता है कि भाई हमें पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है, मैं कौन सा दंड कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया हूं कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। तो पुलिस क्या करेगी, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके कारण बताएगी। नेक्स्ट क्या है, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसको पुलिस हिरासत कहते हैं, और जब
24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है उसको न्यायिक हिरासत कहते हैं। यह बात यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पेड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा मेरे साथियों, जब 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो कोई व्यक्ति इतना कानून का जानकार नहीं होता है, तो सब व्यक्ति को एक वकील करने का अधिकार होता है। तो यह भी लिख लेते हैं, एक वकील करने का अधिकार होगा, एक वकील करने का अधिकार होगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह तीनों पॉइंट में से पहले क्या है, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अब जब निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो यह तो बात है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह आपका 24 जो घंटा है यह मिनिमम समय है, मैक्सिमम जो समय है वह है 15 दिन, और 15 जो दिन है पुलिस रख सकती है, और इसको बोलते हैं रिमांड एप्लीकेशन। एक आपका धारा है जिसका नाम है आपका सीआरपीसी के धारा 167, आपका सीआरपीसी का एक धारा है जिसका नाम है 167। इस धारा के तहत पुलिस क्या कर सकती है कि किसी अपराधी को 14-15 दिन रिमांड पे रख सकती है। तो मिनिमम जो आपका मिनिमम समय है वह कितना है, 24 घंटा, और मैक्सिमम जो समय है वह है 15 दिन। यह कुछ जो ऐसे आपके अधिकार हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्राप्त नहीं है। वह 2 व्यक्ति हैं जिन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है, न उन्हें गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, न उन्हें 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, और न ही उन्हें वकील करने का अधिकार है। वह कौन कौन से व्यक्ति हैं देख लेते हैं। यही 2 पॉइंट के बाद यह हमारा आर्टिकल पूरा समाप्त हो जाएगा। वह हैं पहले शत्रु अन्य देशीय अर्थात जिस देश से युद्ध चल रहा है उस देश का अगर नागरिक है, मान लीजिए कोई पाकिस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान से अभी हमारा युद्ध चल रहा था, तो वैसे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। मतलब उसको न कारण बताया जाएगा, न ही उसको निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, और न ही उसे एक वकील करने का अधिकार होगा। एक है निवारक नजरबंदी। यह 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अधिकार नहीं दिया जाता है। अब यह जानने की निवारक नजरबंदी होता क्या है, तो मेरे साथियों किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं मेरे साथियों, मतलब भारत के नागरिक भी हो सकते हैं और विदेशी भी हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार जब किया जाता है तो उसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है या विदेशी नागरिक है, भारत में अटैक करने के लिए आया है, कहीं आत्मघाती हमला करने के लिए आया है, और पुलिस को सूचना मिल गया कि यह विदेशी या यह भारत का नागरिक भारत में कुछ आत्मघाती हमला करने वाला है, तो उसे भविष्य में होने वाले खतरों से बचाने के लिए, भारत को खतरों से बचाने के लिए उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी को क्या कहते हैं, निवारक नज़रबंदी। और ऐसे व्यक्ति को 3 माह तक क्या किया जा सकता है, बिना किसी को सूचना दिए बंद किया जा सकता है। कहाँ पे, जेल में। तो मेरे साथियों आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पूरा पढ़ चुके हैं। वीडियो कैसा लगा मेरे साथियों, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे भाई अभी नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए धन्यवाद।